नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। डेनमार्क ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर ग्रीनलैंड की तरफ नज़र भी उठा करके देखे तो पहले गोली चलाएंगे, बाद में सवाल पूछेंगे कि क्यों यहाँ पर आए। कुल मिलाकर के मज़ा तो अब आएगा जब यूरोप के देश और अमेरिका लड़ेंगे, क्योंकि ये वो देश हैं जो दुनिया भर में सबके यहाँ लड़ाइयाँ लगवा करके गए हुए हैं और हमेशा से लड़ाते रहे हैं। आप जहाँ भी देखो, जहाँ जहाँ भी यूरोप के देशों की कॉलोनियाँ रही थी, वो लोग उसको आज़ादी दिए। आज़ादी देने के साथ साथ ही कुछ ऐसा बड़ा डिस्प्यूट छोड़ करके गए जिससे वहाँ पर ज़िंदगी भर, वो जीवन भर, मतलब सदियों सदियों तक, सैकड़ों दशकों तक लड़ाइयाँ चलती रहे। हर जगह पर आप कोई भी देश उठा करके देख लो, जो भी कभी इन यूरोपीय देशों में से किसी एक का, चाहे वो स्पेन का या फ्रांस का या ब्रिटेन का या डेनमार्क का, कहीं का भी कोई कॉलोनी रहा होगा, वो देश आज के दिन पे बहुत बड़े एक बॉर्डर डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, अपने पड़ोसी देशों से उलझा हुआ है। किसी से भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि ठीक ठाक हो। ये लोग उलझा करके ही गए थे और बीच बीच में कुछ ऐसा करते रहते हैं कि लड़ाइयाँ चलती रहे। अब इन लोग पर बारी आई है। अब ये लोग आपस में लड़ पड़े हैं, यूरोप के देश अमेरिका के साथ। यूरोप में खासकर डेनमार्क ने ये घोषणा कर दी है कि अगर ग्रीनलैंड की तरफ कुछ भी होता है तो ग्रीनलैंड जो है वो पहले गोलियां चलाएगा वहाँ के जो सैनिक हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ग्रीनलैंड की विदेश और रक्षा नीति पर आज भी डेनमार्क का कंट्रोल है। तो डेनमार्क ने यह कह दिया है कि पहले गोली चलाएंगे, बाद में सवाल पूछेंगे कि क्यों चलाए, क्या चलाए, ये सब बाद में होगा। अब आपको थोड़ा सा ये भी लग सकता है कि ये एक मतलब धमकी टाइप का है। धमकी तो है ही खैर, लेकिन ये एक युद्ध का रणनीति भी है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर यूज किया था जर्मनी ने। होता क्या है ना कि कई कई बार सेनाओं को ना, जब तक आप ऊपर से आदेश आता है तब वो अटैक करते हैं, बिना आदेश के कर नहीं सकते हैं। तो कई कई बार सिग्नल जैम कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन तोड़ दिया जाता है। जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सैनिकों का, तो फिर सैनिक जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मारना है कि नहीं मारना है, अटैक करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम हिटलर ने पहले अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि अगर कोई सा भी ऐसी संभावना दिखे तो पहले गोली मारो, सवाल बाद में पूछा जाएगा, जवाब आपको बाद में देना होगा, तुम पहले वहां गोली मारो। क्योंकि ऐसा इंतजार मत करना कि हमारे यहाँ से आए, ऊपर से आदेश आए, कम्युनिकेशन हो, तब फिर हम अटैक करें। माना कि उस टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे भी रेडियो कम्युनिकेशन चल रहा था और रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू आदेश दिए जाते थे सेनाओं को, लेकिन वो भी बाधित हो जाता था। सिग्नल जैम कर दिया जाता था, सिग्नल को बीच में डिस्टर्ब कर दिया जाता था। ऐसे ही डेनमार्क ने यहाँ कह दिया है अपने सैनिकों को, क्योंकि ग्रीनलैंड जो एरिया है ना, वहाँ पर कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं है, सैटेलाइट पर ही डिपेंड है। और जब अमेरिका जैसे देशों के पास जब स्पेस एक्स जैसी टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का महारत हासिल रखी हुई हैं, तो उनके प्रभाव में आने के बाद ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि सैनिक जो होंगे वो डेनमार्क से कट जाएंगे। क्योंकि ग्रीनलैंड मैं अगर आपको मैप में भी दिखाऊं तो ऐसा नहीं है कि डेनमार्क के पास में ही है। डेनमार्क से इसकी लगभग 2000 से 3500 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कम्युनिकेशन के सिग्नल जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करे अमेरिका। अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये आदेश दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में जैसे ये बात आई कि डेनमार्क इतना अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अमेरिका भी इसको डेस्परेट होगा लेने के लिए, बिल्कुल डेस्परेट है। अमेरिका में जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप ग्रीनलैंड को लेने में रुचि दिखा रही हैं, वाकई में लेना चाह रहे हो कि बस ऐसे ही ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा देखो, ग्रीनलैंड जो है ना, हम लोग आज से नहीं 200 साल से लगे हुए हैं। 18वीं शताब्दी से ही ये ग्रीनलैंड पर लेना, कब्जा करना चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये एरिया। आप चलिए पहले वर्ल्ड मैप में देखिए थोड़ा सा इसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे ना दोनों की देश दूरी, तो डेनमार्क एक छोटा सा यूरोपीय देश है, 2920 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है, और वहीं 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पड़ती है अमेरिका की। लेकिन अमेरिका को तो आदत है, हर जगह एयरबेसेस भी हैं, यहाँ पर भी इसका एयरबेस है। तो ग्रीनलैंड इतना ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है कि इस पर सबकी नज़र गड़ी हुई है। चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, सब इसको कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। साथ ही साथ में इसका लोकेशन अगर आप देखोगे तो ग्लोब पर बिल्कुल बीच ऊपर पड़ता है ये, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर पड़ने की वजह से ना, यहाँ से अंतरिक्ष के लिए कुछ भी चीज़ें हो, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे अंतरिक्ष के लिए कोई यात्रा हो, भविष्य में आप जानते हो कि दूसरे ग्रह पर जाने के लिए फ्यूचर में यहीं पर ये लोग फोकस करेंगे। सब जगह पूरी धरती तो बर्बाद ही कर दिए हैं, अब ऊपर जाएंगे। तो
यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ ग्रेविटी का भी काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ मिसाइल ट्रैकिंग, अंतरिक्ष निगरानी, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत सारे देशों ने रिसर्च के लिए अपने अपने बना रखे हैं बेस। ऐसे अमेरिका ने भी बनाया हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ रसिया और चाइना का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, इस बात से भी अमेरिका को टेंशन है। और दूसरी बात ये कि ग्रीनलैंड जो है बिल्कुल अभी अछूता है। एक तो यहाँ मिनरल्स तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अभी सुरक्षित और क्लीन है। हर जगह पर पॉल्यूशन है, हर जगह AQI ज़्यादा रहता है, आप जानते हो। जब जहाँ भी मनुष्य रहेगा वहाँ कुछ ना कुछ तो एमिशन होगा ही। लेकिन ग्रीनलैंड अभी बहुत कम आबादी, सोचो 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और मात्र 57,000 की आबादी है। और वो भी उस 57,000 में भी बहुत सारे देशों के वहाँ रिसर्चर्स, साइंटिस्ट वगैरह हैं जो रिसर्च करने के पर्पज़ से वहाँ पर रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर अमेरिका चाह रहा है कि उसको कब्जा कर ले और वहाँ सारा जो मिनरल्स है उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो हजारों करोड़ों वर्षों से दबा हुआ है। ऐसे में ट्रंप का जब खतरनाक प्लान यूरोपीय देशों को समझ में आया, तुरंत यूरोप एक्शन में आया, सभी देशों को इकट्ठा करने लगा। फ्रांस हो, जर्मनी हो या इनके UK हो या फिर डेनमार्क हो, ये सब इकट्ठा होने लगे, क्योंकि जान रहे हैं अमेरिका से पंगा लेना है तो ऐसे नहीं हो सकता है अकेले। और दूसरी बात, यहाँ पर धमकियाँ देने लगे कि हमारे सैनिक जो हैं पहले गोली मारेंगे, फिर बाद में बात करेंगे कि आगे करना क्या है या फिर हमसे आदेश वगैरह लेंगे, पहले तो एक्शन पर उतर आएंगे। देखिए ये है ग्रीनलैंड, इतना बड़ा ऐसे बर्फ का पूरा पूरा चादरें यहाँ पर ढकी रहती हैं, ये हमेशा से बर्फ की चादरें ही ढकी रहती हैं। अब इसमें यह भी होगा कि दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, तो नाटो के मेंबर होने की वजह से ये भी दिक्कत है कि अगर अमेरिका अटैक करता है ग्रीनलैंड पर, यानी डेनमार्क पर अटैक माना जाएगा, क्योंकि उसका रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। तो डेनमार्क पर अटैक माना जाएगा यानी नाटो के किसी मेंबर पर अटैक माना जाएगा। अब नाटो पर किसी के एक मेंबर पर अटैक होता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा, यानी कि बाकी के जितने नाटो देश हैं वो मिल करके उसके साथ लड़ाई करेंगे उस पर। लेकिन किस पर करेंगे? अगेन अपने ही एक नाटो मेंबर पर करना होगा, क्योंकि अमेरिका भी नाटो का ही मेंबर है। तो कुल मिलाकर के नाटो से तोड़ना होगा नाटो को, या तो अमेरिका नाटो से बाहर निकलेगा या तो बाकी ये जो देश हैं ये नाटो से बाहर निकलेंगे। क्योंकि नाटो में अगर रह करके आपस में ही लड़ेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा नाटो का। तो नाटो का विखंडन भी संभव है और हो सकता है, क्योंकि अभी कल ही परसों की न्यूज़ है 66 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप ने अपने आप को पुल आउट कर लिया। और नाटो पर भी वो बड़ी बड़ी धमकियां देते रहे हैं कई बार। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि देखो नाटो को सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका ही करता है, सबसे ज़्यादा विपन, सबसे ज़्यादा सैनिक अमेरिका ही देता है, नाटो की खुद की कोई फोर्स नहीं है। तो जब सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक, सबसे ज़्यादा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा फंड अगर अमेरिका करता है तो अमेरिका बाहर हो जाएगा तो नाटो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी धमकियाँ ट्रंप पहले पूर्व में दे चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चल करके ट्रंप अपने आप को पुल ऑफ कर ले नाटो से। खैर नाटो लेकिन आगे क्या कितना मजबूत रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। तो 1940 में नाजी हमले से ये सबक मिला था, उस टाइम पर भी ऐसा किया जाता था। और ये पुरानी टेक्निक है, युद्ध की टेक्निक है कि सैनिक को ये आदेश पहले से दे दो कि भाई इंतजार मत करना कि ऊपर से कोई आदेश आए तब तुम अटैक करो, तुम पहले अटैक करो, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि युद्ध की स्थिति में हैं हम लोग, तो इसलिए ऐसे में ये नहीं देखना है कि ऊपर से कोई जो बोले हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, तब हम अटैक शुरू करें, मारो पहले। अब ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं ये कह रहे हैं कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है, हम यहाँ पर किसी और देश की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, वेनेजुएला की तरह। वेनेजुएला में क्या हुआ था? ऐसे ही हुआ था, वहाँ पर कम्युनिकेशन कट किया गया। वहाँ पर वो लोग माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, लैपटॉप और ये सब यूज़ कर रहे थे, कंप्यूटर। उन लोग का सब कुछ, सारा डाटा अमेरिका के पास पहले से ही मौजूद था। सारा चीज़ पहले सिग्नल क्रैश किया गया, पहले कम्युनिकेशन तोड़ा गया, कंट्रोल तोड़ा गया, उसके बाद घुस करके बाकी काम सेनाओं ने कर दिया। 72 कमांडोज मारे। सोचो ये वार क्राइम नहीं है तो और क्या है। 72 कमांडोज को मारा गया और एक राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, और वो भी किस लिए? तेल पर कब्जा जमाने के लिए। कल मैं जब वेनेजुएला के इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि 1947-48 के टाइम पर वेनेजुएला की क्या स्थिति थी, तो पता चला कि 1960 के दशक में वेनेजुएला दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। सोचो, जहाँ पर आज भारत है जितनी बड़ी इकोनॉमी, ऐसे ही उस टाइम पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वेनेजुएला हुआ करती थी। और तो और 70-80 के दशक में जब तेल का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, दुनिया भर में तेल की बहुत किल्लत सी आ गई थी, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे थे, उस टाइम वेनेजुएला ने दुनिया को संभाला था। दुनिया में वेनेजुएला खूब ऑयल बेचा था, और उस टाइम पर बताया जाता है कि वेनेजुएला की सड़कों पर केवल लग्जरी कारें चला करती थी। फ्रांस से और ऐसे यूरोपीय देशों से इतनी महंगी महंगी शराबें मंगाई जाती थी, सबसे ज़्यादा शराबें वहाँ पर जाती थी,
सबसे ज़्यादा पार्टियां वहाँ पर होती थी, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा विश्व में घूम करके पर्यटन करते थे, ऐसा था वेनेजुएला। लेकिन उसके बाद 2000 के दशक आते आते वहाँ पर करप्शन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, वहाँ पर मतलब लोगों को काम करने से मना कर दिया गया था। लोगों को भर भर के करके पैसे दिए जा रहे थे, भाई बहुत तेल है, क्या करोगे तुम कमा कर, क्या करोगे नौकरी कर कर। कोई नौकरी करता ही नहीं था, लोगों को खूब पैसे मिलते थे, खूब उड़ाओ। और इस वजह से लोग जो हैं, एक कहते नहीं कि एक टाइप से आलसी से होने लगे, वालसी से होने लगे और लोग काम करना बंद कर दिए। फिर धीरे 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 अगली जो पीढ़ी आई और ज़्यादा अयास हो गई, ग्रोथ कम होने लगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया, डाउन होने लगा, धीरे धीरे लॉस होने लगा और धीरे धीरे वो कंपनियां भी डूबने लगी। और फिर भ्रष्टाचार, बाकी का काम भ्रष्टाचार ने कर दिया, करप्शन ने कर दिया। और स्थिति आज वेनेजुएला की ऐसी है कि अब कोई दूसरा देश आकर के उठा ले गया राष्ट्रपति को ही। तो ये होता है करप्शन बढ़ने से, कितना भी आप क्यों ना अमीर रहो, कितना भी पीक पर ना पहुंच जाओ, लेकिन भ्रष्टाचार अगर बढ़ गया, अगर करप्शन बढ़ गया और जाहिलपना आ गया ना, आलसीपना आ गया ना, आपके वर्कर्स, आपके आदमी, आपके नागरिक अगर मेहनत करने से बचने लगे ना, तो फिर देश बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। खैर, अब यूरोपीय देश एकजुटता दिखा रहे हैं, क्योंकि जब उन पर आन पड़ी है तो अब उनको समझ में आ रहा है, यही काम वो दूसरे देशों में आज तक करते आए हैं। अब उन पर आन पड़ी है तो अब उनको समझ में आ रहा है कि अमेरिका कितना खतरनाक है। वो सब एक साथ मिलजुल करके अब बड़े बड़े कर रहे हैं समझौते। देखिए, 7 प्रमुख यूरोपीय देशों का संयुक्त बयान आया है और इसलिए डेनमार्क, यूके, इटली, ये सब मिल करके ये कह रहे हैं ना। अब देखो, ये लोग G7 को भी अब थोड़ा सा मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। अभी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान आया कि G7 कंट्रीज जो हैं, इनसे ब्रिक्स कंट्रीज को रीच आउट करना चाहिए, ब्रिक्स कंट्रीज को रीच आउट करना चाहिए। और ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स को एक कंपटीशन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ब्रिक्स को एक सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। अब आप समझ रहे हो ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स कंट्रीज ही हैं जो सबसे बड़ा टेंशन बढ़ाई हुई हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप की ये टेंशन है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर देगा, फिर इससे डी डॉलराइजेशन होने लगेगा, डॉलर का महत्व कम हो जाएगा और फिर ब्रिक्स दुनिया में परचम लहराएगा। क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया है, चाइना है, जो ऊपर से अगर देखो तो बस 1-2 साल में ही ऊपर की टॉप 3 में 2 बड़ी इकोनॉमी होगी, तो अकेला अमेरिका क्या कर लेगा। इसलिए यहाँ पर ये लोग ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं, G7 कंट्रीज। अब G7 में अमेरिका भले से ही है, लेकिन G7 में यूरोप के भी तो कई देश हैं, और अब ये लोग अब चाह रहे हैं कि भाई ब्रिक्स को लो, इंडिया को लो और अमेरिका से किनारा करो, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ट्रंप की लगातार धमकियां आ रही हैं और इससे नाटो पर भी खतरा बना हुआ है। तो अब बात आती है कि क्या अमेरिका सच में हमला करेगा नाटो को छोड़ करके, नाटो को दरकिनार करके? क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा? अगर वो करता है तो यूरोप के देश इकट्ठा होकर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप ऐसे में समझ लो कि खास करके फ्रांस और अमेरिका, इनके बीच में तल्खियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और नोटिस किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने एक प्रकार से इंसल्ट करने की कोशिश की ट्रंप ने, कि वो आए हमारे सामने गिड़गिड़ाए, ऐसा है वैसा है। तो भारत में हम लोगों ने देखा कि मतलब अपोजिशन वाले और बहुत सारे लोग बहुत खुशियां मना रहे थे कि अरे मोदी को देखो, ऐसे बोल दिए, वैसे बोल दिए। वहीं हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को अभी खिल्ली उड़ाया उन्होंने और मजाक उड़ाया। फ्रांस के जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, जितनी पब्लिक थी, जितने लोग थे, सब ने मिल करके ट्रंप की बखिया उधेड़ दी, ट्रंप का खूब जोरदार विरोध किया कि हमारे देश के राष्ट्रपति का कैसे अपमान कर सकते हो। ये चीज़ भी सीखने वाली है। आपके अंदर, आपके देश में, चलो पर्सनल आपकी कोई भी मतलब चॉइस है, पसंद है नापसंद है, ये इस पार्टी के हैं, आप उस पार्टी के हो, वो अलग हो सकता है। लेकिन जब कहीं दो देशों के बीच में बात है, तब हम सबको अपने जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, पावरफुल के मामले में राष्ट्रपति के बाद, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो बस इस पार्टी के हैं तो हमें इस पार्टी से खुन्नस है, तो फिर अरे वो तो ट्रंप ने मजा ले लिया, वो तो ये कर लिया। कई लोग तो ये बांग्लादेश वाली वीडियो में आ करके कमेंट कर रहे थे, अभी लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई, कि राफेल गिरा दिया है पाकिस्तान के जेट ने, क्या कर पाया, ये है वो है। मतलब गजब आदमी हो। सबूत भी दिखाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेनाओं के द्वारा, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर जाकर देख लो, फिर भी तुम लोग को विश्वास नहीं है। तो वही है कि प्रोपेगेंडा के भी बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, और बहुत लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल जो खुन्नस है उसको लेवल बढ़ाते 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 इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम विरोध करते करते कहाँ तक आ गए हैं, कि आदमी का ही विरोध कर रहे हैं कि देश का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए ऐसी पोजीशन पर आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर, ऐसे क्रूशियल समय पर, जब पूरी दुनिया लगी हुई है,
तेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाले भारत को झुकाने में उस समय देशवासियों को सपोर्ट दिखाना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट 6 मंथ की ई बुक और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है। इस ई बुक को आप जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हैं। हमारी ई बुक के कंटेंट आप देख पाओगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं, सारे टॉपिक्स, हर एक टॉपिक करंट अफेयर का कवर कराया जाता है। टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक और क्वेश्चन आंसर, Q&A मोड, डिटेल एक्सप्लेनेशन सबके साथ में। आप अगर पसंद करें तो इसे जरूर लीजिए, एक बार मौका दीजिए। एक बार एमजेटी ई बुक आप पढ़ोगे तो उसके बाद से आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही अपने आप करके हर महीने लेना शुरू कर दोगे एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप पर ही आपको सब मिलने वाली है। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना और ई बुक को ले लेना। कोई भी सहायता के लिए अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हो, आप आईफोन यूज़र हो, एंड्रॉइड यूज़र नहीं हो, तो आपके लिए व्हाट्सएप सुविधा भी दी गई है। व्हाट्सएप नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप के जरिए यूपीआई के माध्यम से भी ई बुक ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।